नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग के क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। और पिछले 2-3 लेक्चर में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के उदाहरण सहित 15 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए हैं। आज इसके बाद क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे, ठीक है। और इससे पहले समझा दें कि इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, तो वर्धमान और ह्रासमान फलन को ही निकाल रहे हैं, ठीक है। वर्धमान फलन क्या कहलाता है? यदि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो वह फलन क्या है? वर्धमान फलन है। और अगर f डैश एक्स आपको क्या मिले? लेस देन 0 तो वह फलन क्या कहलाएगा? ह्रासमान फलन। तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, ठीक है, 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से पाई के बीच में ह्रासमान है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्या है? एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, यही है ना, लॉग साइन एक्स। चलो इसी को सॉल्व करना है। हमारे पास दो अंतराल है। एक अंतराल क्या दिया हुआ है? 0 से π/2 और दूसरा अंतराल दिया हुआ है π/2 से लेकर पाई के बीच में। इसका मतलब कि अगर इसका जो भी ग्राफ बनने वाला है वह ग्राफ इसके बीच में वर्धमान दिखाना है ना, मतलब इंक्रीजिंग होगा, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा होगा ऊपर की ओर, और इसमें क्या होगा? लगातार ग्राफ नीचे की ओर जा रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें ग्राफ, इसमें क्या, इस अंतराल में फलन क्या है? वर्धमान है, और इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। लेकिन इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा एफ डैश एक्स। क्या चेक करना पड़ेगा? एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव, है ना, dy/dx। इसका मतलब हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। क्लियर? अगर एफ एक्स का फंक्शन है ना। तो अगर चलो इसको हम लोग एफ एक्स को क्या करते हैं, सबसे पहला काम बताया ना, वर्धमान या ह्रासमान में क्या किया जाता है? एफ डैश एक्स निकाला जाता है ना। चलो ठीक है, निकालते हैं एफ डैश एक्स। तो इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इधर क्या आएगा? लॉग साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो यह 1/sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। हमको क्या मिलेगा बाबू? एफ डैश एक्स मिलेगा कॉट एक्स, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला के इसी को चेक करना है हमको, एफ डैश एक्स कॉट एक्स। यही कॉट एक्स अगर फलन हमें वही अंतराल में चेक करना है इसको कि किसमें अगर पॉजिटिव है तो वर्धमान है, नेगेटिव है तो क्या? ह्रासमान है। यही करना है ना, बात समझ में आ रही? यही करना है, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान है यार। जरा ध्यान दो, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बनाया जाए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है ना, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबका सब पॉजिटिव होता है। तो अगर कॉट एक्स ले रहे हैं 0 से π/2 के बीच में, इसका मतलब यही वाला है ना कोऑर्डिनेट। कौन सा वाला है? पहला कोऑर्डिनेट। तो इसमें पॉजिटिव होने वाला है। अर्थ क्या है कि कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। 0 से π/2 तक कोई भी वैल्यू ले लो, कॉट एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉट एक्स क्या? सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो कॉट एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो कॉट एक्स का लेफ्ट हैंड साइड लिखो तो ये होगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। तो अगर ऐसा फलन मिल गया, देख लो, ऐसा अगर फोटो मिल गया, यही फोटो तो चाहिए था हमको, ये मिला, मतलब हम क्या कहेंगे कि फलन वर्धमान फलन है ना। फलन क्या है? फलन एफ एक्स अंतराल कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 में वर्धमान फलन है। बात समझ में आया? एकदम आसान है यार, वर्धमान फलन है। क्लियर? क्लियर है ना, कोई डाउट? एफ एक्स इस अंतराल में वर्धमान फलन है ना। अच्छा जरा ये सोचो कि अगर ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट कैसा होता है? अगर मान लो कि ये कोऑर्डिनेट है और इसमें ऑल पॉजिटिव है, सब का सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है ना। लेकिन अगर कहें तो कॉट क्या होगा? कॉट तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? अच्छे सोच रहे हो कि ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमको यही चाहिए। देख लो दूसरा अंतराल क्या है? π/2 से पाई। इसका मतलब हम कोऑर्डिनेट किस में चले गए? 90 से 180 के बीच में, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट में हमको खेल करना है। और करना किसका? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। बात समझ में आई? किसका करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। तो देखो जरा, कॉट एक्स अगर हम लोग करते हैं कॉट एक्स का π/2 से लेकर पाई के बीच में, इसका जरा निकाल लो। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना यार। इसका
देख लो, एक मिनट देखो करते हैं। हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है हमारे पास कॉट एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स हमारे पास कॉट एक्स है। हमको करना क्या है, कॉट एक्स दिखाना है अंतराल में। तो जरा सोचो कि अगर कॉट एक्स की बात किया जाए तो ये लेस देन 0 होता है फॉर ऑल किसमें, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में, होता है कि नहीं होता है, ये अभी बता रहे थे। देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है ना, कॉट तो होता नहीं, इसका मतलब कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा किस अंतराल में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। अतः क्या लिखेंगे, कॉट एक्स इज लेस देन 0, और कॉट एक्स का लेफ्ट हैंड साइड लिखो तो एफ डैश एक्स इज ऑल्सो क्या होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में। और यही तो चाहिए हमको। अगर ऐसा दिख गया फोटो, मतलब हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स अगर 0 से कम दिख गया, इसका मतलब यह जो फलन है, यह फलन इस अंतराल में ह्रासमान फलन है ना। फलन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अंतराल पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान फलन है ना। कोई दिक्कत इसमें, अरे एकदम आसान है यार, ह्रासमान फलन है। और अगर पीछे के क्वेश्चन देखने हो तो पिछले लेक्चर में देख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बताया गया है ना, ठीक है। तो इसके बाद देखो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। अंतराल किस अंतराल में अगर कॉट एक्स है तो कॉट एक्स फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें पॉजिटिव होगा, तो कॉट एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फलन इस अंतराल में वर्धमान है। और यहाँ देखो कॉट एक्स सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, अंतराल पाई बाई 2 से पाई के बीच में फलन ह्रासमान फलन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ह्रासमान फलन है। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, नोट कर लो नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो हो गया ना, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही है, 16 की तरह ही है ना, 16 की तरह, कोई दिक्कत, 16 की तरह ही है। मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, यही 17 नंबर क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू लॉग इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये है फंक्शन, लॉग इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये पूछा है अंतराल 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच फलन वर्धमान, और पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई के बीच में ह्रासमान, यही पूछा है ना। और दूसरा अंतराल क्या दिया हुआ है, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई के बीच में फलन ह्रासमान फलन है। तो जरा देखो कि ये क्या है, इसमें जरा अगर कोऑर्डिनेट बनाया जाए तो ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट में पूछा हुआ है, ये तो देख लेते हैं। यह जो फंक्शन है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में पूछा हुआ है। इधर 0 से पाई बाई 2 है, अगर मान लो इधर कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो 0 से पाई बाई 2 वाला कोऑर्डिनेट इधर है। अगर इसमें फलन दिखेगा तो फलन होता है ऑल पॉजिटिव होगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन जरा देखो दूसरा वाला फलन क्या है, ये तो पाई बाई 2 होता है ना, और ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता, ठीक है, और ये कितना होता है 2 पाई। तो मतलब ये जो दिया हुआ है ये चौथा अंतराल है कि नहीं, चौथा अंतराल है। इसका मतलब पहले अंतराल में और चौथे अंतराल में कुल मिला जुला के काम करना है, पहले अंतराल में और चौथे अंतराल में। तो देखो इसके लिए हमको करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहला काम डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका आएगा तुम्हारा एफ डैश एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, है ना। जरा ध्यान देना, कॉस एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो मॉड की कोई ज़रूरत है क्या। अगर मॉड कब लगाते हैं, जब कोई फलन नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बना देता है, और अगर कोई फलन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर निकलता है। इसका मतलब कि पॉजिटिव में कोई ज़रूरत नहीं करने का। और फिर कॉस एक्स से करेंगे तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स। समझ में आया, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दो कि यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या,
यह आएगा हमारे पास। अच्छा देखो मॉड लगाए तो यहाँ पर तो मॉड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दो कि ये फलन जो होगा ये हमको मिलेगा कितना मिलेगा बाबू, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स लिख सकते हैं। मतलब फलन हमको कैसा मिल गया, टेन एक्स मिल गया ना। तो टेन एक्स मिला। अब इसको हमें करना है 0 से π/2 के बीच में वर्तमान फलन। कैसा करना है, देखो मॉड क्यों लगा है, ऊपर मॉड की प्रॉपर्टी थी, कॉस तो होता है लेकिन साइन के साथ मॉड लगे, क्योंकि माइनस से निकालना है बाहर तो प्लस में आएगा। क्लियर। तो टेन एक्स हो गया। यहाँ पे एफ डैश एक्स हमको कैसा मिला, एफ डैश एक्स बराबर टेन एक्स। मतलब इसी को चेक करना है, फलन वर्धमान या ह्रासमान, है ना। तो जरा ध्यान दो कि इसमें अगर चेक करते हैं टेन एक्स को तो अच्छा एफ डैश एक्स बराबर टेन एक्स है ना, पहले की ही तरह करेंगे। टेन एक्स इज, अच्छा देखो पहला अंतराल कौन सा है, 0 से π/2। तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, तो 10 भी क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक होगा ना, 0 से π/2 तक। अगर 10 पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। क्लियर। और यही तो करना था हमको। अगर ऐसा फलन हो गया मतलब क्या कहेंगे, फलन वर्धमान है ना। फलन अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान फलन है ना, वर्धमान फलन है। ठीक है, 0 से π/2 में कैसा है, वर्धमान फलन है। चलो अब अगला चेक कर लेते हैं, तीसरा। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है चौथा नंबर कोऑर्डिनेट। तो चौथे नंबर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है ना, कॉस और सेक। क्लियर। तो देखो जरा कि कॉस होता है ना, तो इसमें हमको रखना क्या है, 10। तो 10 क्या होगा, 10 तो नेगेटिव होगा, 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि अगर कोऑर्डिनेट हम लोग रखा जाए चौथा नंबर, तो चौथे नंबर कोऑर्डिनेट में हमको 10x इज लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π तक मिलेगा ना। क्वेश्चन एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान क्या देना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में ये जो फंक्शन है रखा गया। कोऑर्डिनेट नंबर 4 में रखा गया, तो 4 में 10x इज ऑलवेज लेस देन 0। अगर 10x लेस देन 0 हुआ तो इसका क्या होगा, 10x अगर लेस देन 0 हुआ तो एफ डैश एक्स भी क्या कहलाएगा, लेस देन 0, है ना। एफ डैश एक्स भी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 3π/2 से 2π तक होगा ना, 3π/2 से 2π तक। और यही तो करना था हमको, करना था कि नहीं करना था, यही तो करना था। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π तक। अतः क्या बोलेंगे, फलन एफ एक्स अंतराल 3π/2 से 2π के बीच ह्रासमान फलन है ना, ह्रासमान फलन है। क्लियर, ह्रासमान फलन है। यही करना था ना हमको प्रूफ, कुछ और तो नहीं करना था, बस खत्म हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 10x क्या था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बता दो जरा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 10x क्या था, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। अगर एफ डैश एक्स हो गया पॉजिटिव तो इसका मतलब फलन पहले अंतराल में कैसा दिखेगा, वर्धमान फलन दिखेगा, और दूसरे तीसरे नहीं चौथे अंतराल में कैसा दिखेगा, ह्रासमान फलन दिखेगा। मतलब इसमें लेस डिक्रीज कर रहा होगा और इसमें क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। जो भी ये फलन है वो इसमें इंक्रीज कर रहा होगा और चौथे कोऑर्डिनेट में डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया ना, चलो नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 100। इसी को प्रूफ करना है ना, और चलो करते हैं, मिटा दे रहे इसको। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि R में, मतलब टोटल रियल नंबर में, पूरा का पूरा
रियल नंबर वास्तविक संख्याओं, कोई भी वास्तविक संख्या रखो जो दिया हुआ फलन है वह वर्धमान फलन है, यही प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, प्रूफ तो यही करना है। एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, यही है ना, समझ में आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या है, अंतराल कौन सा है भाई, अंतराल कौन सा है देख लो, पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, पूरा का पूरा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, कोई भी मान रखो या फलन डिक्रीज नहीं होने वाला है, या फलन लगातार क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। तो यही हमको चेक करना है, कोई डाउट, कोई नहीं दिक्कत यार, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो बनाते हैं इसको ना, चलो ठीक है बनाते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या, पहले बता दो क्या करेंगे, अरे डेरिवेटिव निकालेंगे। वर्धमान या ह्रासमान करने के लिए पहला काम डेरिवेटिव निकालना। क्या करना, चलो निकालो, डेरिवेटिव निकालो इसका। तो करते हैं डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो ना, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 2 जा 6x और इधर हो जाएगा 3, होगा क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन हो गया, बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा ये किसी का फॉर्मूला है क्या, है ना, याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब यह है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हमको मिल गया एफ डैश एक्स। कोई डाउट, एफ डैश एक्स कितना मिला, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा बाबू ये जरा सोचो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स का कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी रख दो, माइनस प्लस कुछ भी रख दो, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो ये क्या करेगा, कोई भी फंक्शन रखो, माइनस रखो प्लस रखो, अंदर माइनस आए प्लस आए कुछ भी आए, इससे ये तो कभी जीरो होगा नहीं, सारा खेल यहीं पे है। तो इसमें कुछ भी वैल्यू रख दो, है क्या आगे स्क्वायर लगाए, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि माइनस को भी प्लस कर देता है, करता है कि नहीं करता, कुछ भी फंक्शन हो सबको प्लस कर देता है। मतलब यह जो फलन दिखेगा ये तुमको ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मिलेगा कि नहीं, चाहे माइनस इनफाइनाइट तक भी कोई वैल्यू रख लो तो अंदर क्या आएगा, माइनस में ही फंक्शन आएगा मैक्सिमम, और क्या होगा, और माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यह एफ डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, ऑल रियल नंबर, ले लो ऑल रियल नंबर, ऐसे लिखते हैं ऑल रियल नंबर को, एक और खड़ी पाई खींच लो, ऑल रियल नंबर हो गया, क्लियर। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अतः क्या बोलेंगे, फलन एफ एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल है, अरे अंतराल क्या है, आर है, तो आर अंतराल क्या लिखेंगे, एफ एक्स आर में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, खत्म, कोई दिक्कत। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, कुछ नहीं था इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बड़ा आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन शो कर रहा है, चलो ठीक है, ये नोट हो गया। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस अंतराल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स वर्धमान फलन है। चारों अंतराल है, चारों में चेक करना है। ऐसा तो 2-3 क्वेश्चन बता चुके हैं यार, बताए कि नहीं बताए, ऐसा 2-3 क्वेश्चन बताए। चलो इसको भी कर लेते हैं, यहाँ से हट जाए, नोट कर लो, इसे नोट कर लो, मिटा दे रहे। हमारे पास क्वेश्चन शो कर रहा है, क्वेश्चन शो कर रहा है, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिखा है जो भी हमारे पास देखो फलन क्या दिया हुआ है, फलन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स, यही फलन है ना, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स। जरा सोचो सोचो, हमें करना क्या होगा, वर्धमान दिखाना है, वर्धमान, चलो वर्धमान दिखाना है। और अंतराल हमारे पास पहला है, कौन सा है अंतराल,
माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, मतलब ऑल रियल नंबर। अभी पिछला किए। दूसरा कहाँ से कहाँ तक दिखाना, बी दिखाना है हमको -2 से 2, -2 से 0, और सी दिखाना हमको कहाँ से कहाँ तक, 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट, और चौथा हमको दिखाना है 0 से 2। हाँ चलो ठीक है, 0 से 2 के बीच में। चलो तो मतलब यही 4 अंतराल है और इन चारों अंतराल को हमको चेक करना होगा किस अंतराल में इसका मान पॉजिटिव आता है, यही काम करना होगा ना। पॉजिटिव आता है मतलब फलन वर्धमान है, तो इस चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर अंतराल होगा जिसमें यह फलन वर्धमान होने वाला है, यही करना है ना। और अंतराल एक ही सही होगा, एक ही सही होगा, साफ साफ लिखा है किस अंतराल में फलन वर्धमान है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर कोई ना कोई एक ही सही होगा, 2 भी हो सकता है। चलो देखते हैं पहले कैसे कह सकते हैं कौन सा सही होगा। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम वर्धमान या ह्रासमान दिखाने के लिए फलन का डेरिवेटिव निकालते हैं ना, फलन का डेरिवेटिव। इधर देखो y है, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा dy/dx, और यही तो है f' है कि नहीं, यही क्या है f'। चलो इसको ऐसे भी लिख लिए। आगे करेंगे तो इधर देखो f' कितना आएगा m/n फंक्शन है ना, पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन x के सापेक्ष, फिर दूसरे को छोड़ो, पहले का अवकलन x के सापेक्ष, हो गया। ठीक है, ये काम तो हो गया। यहाँ से f' कितना आएगा, देखो e के पावर -x को करेंगे तो ये हो जाएगा -1 है ना, x² इंटू -1 e के पावर -x, और इधर करेंगे तो e के पावर -x इंटू, ये पहले 2x लिख दिया यार, x² है ना, x² कितना हो जाएगा 2x। देखो ये माइनस वाला फंक्शन है ना, माइनस आगे आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो है ना, और जो नेगेटिव है उसको बाद में लिख लो। अच्छा वेरी गुड। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, बता दो कुछ कॉमन है क्या, e के पावर नहीं है, x² x कॉमन है, चलो e के पावर -x भी कॉमन लेते हैं, इधर ले लो कॉमन e के पावर -x इंटू x कॉमन ले लिए। यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा x बचा ना। अच्छा यहाँ भी तो माइनस ही था यार, यहाँ भी तो माइनस ही था, तो e के पावर -x कॉमन ले लिए इंटू x कॉमन ले लिए, x को आगे लिखा जाता है e के बाद यहाँ पे। तो चलो ऐसा हो गया, ये बन गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट f' आया ना, f'। क्लियर, f' आ गया, कितना आया x इंटू ई के पावर -x 2 - x। कुल मिला जुला खेल इसी पे करना है, इसी पे खेल करना है चारों का चारों। देखो पहला क्या है, पहला देख लो, इधर ही कर लेंगे चारों, चाहे इधर भी जगह है, दोनों तरफ जगह है, 2 करते हैं एक साथ। ठीक है, तो हम करते हैं क्या पहला अंतराल चेक करते हैं, पहला अंतराल पहला अंतराल क्या दिया हुआ है, -∞ से इनफाइनाइट। इसका अर्थ है कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी मतलब कितना 100 200 300 400 कुछ भी रख सकते हैं। इधर -100 -200 -300। अच्छा जरा सोचो कि यहाँ पर अगर 2 से अधिक वैल्यू रखेंगे, 2 से अधिक, ये काम तो ठीक है, थोड़ा सा इसको पास लिख लो। f' हमारे पास क्या मिलेगा, x e के पावर -x कॉमन है, 2 - x हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो हमें क्या देखो, जरा सोचो, जरा ध्यान दो कि इसमें x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखे, चलो माइनस देने वाला है, यहाँ पे अगर फिर से रखे, अच्छा सोचो यहाँ देखो माइनस में ना, तो माइनस में अगर यहाँ -2 रख दें और -2 यहाँ भी रख दें, क्लियर, -2 क्या करें यहाँ भी रख दें, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस काम करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब यह वाला जो पूरा का पूरा अंतराल होगा वो कैसा दिखेगा, माइनस में दिखेगा। बात समझ में आए, 3 रख लो, -3 रख लो, -3 इधर, क्लियर, और -3 इधर हो जाएगा, 2 3 5, तो तब भी ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। काम क्या होने वाला है, गड़बड़ होने वाला है ना। चलो 4 रख लो, 4 पॉजिटिव में रख लो, 4 इधर हो जाएगा 4, और इधर रखेंगे 2 - 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। मतलब अब इधर तो खेल गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन इधर कर देगा कि नहीं कर देगा। इसका अर्थ है कि कुछ भी कर लो, इसका कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी है ना, इसके बीच का कोई भी वैल्यू रख दो, -5 -6 -7, या आगे का -5 -6 -7 -200 + 500 कुछ भी रख लो। यह फलन क्या दिखने वाला है हमको, देख लो। पहला अंतराल चेक करना है हमको, -∞ से इनफाइनाइट के बीच में कैसा दिखेगा, बता दो। f' कैसा दिखेगा, अभी बताया ना, कोई भी वैल्यू रखोगे
तो यह क्या दिखेगा हमको, लेस देन 0 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो ना, लेस देन 0 होगा ना, -1, -1 क्या होगा, लेस देन 0, सॉरी माइनस में आएगा, सारी की सारी वैल्यू, कुछ यहाँ पे माइनस कर देगा, अगर यहाँ नहीं कर पाया तो ये वाला माइनस कर देगा कि नहीं कर देगा। तो इसका अर्थ है कि f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बोल सकते हैं इसे क्या, कोई डाउट नहीं ना। तो अतः ये जो है ऑप्शन सही नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन, गलत हो गया ना ऑप्शन। चलो दूसरा चेक कर लो यहीं पे, दूसरा है क्या दिया हुआ है, -2 से 0 तक। अच्छा जरा सोचो, -2 से 0 कोई भी वैल्यू रखो, -2 से 0, ना -2 होना चाहिए ना 0 होना चाहिए। इंटीजर ले लो, बीच वाला कौन बच रहा है, -1 जरा रख के देखो, इधर हो गया -1, इधर हो गया 2 -+1, तो 2 + 1 3, लेकिन ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया, इफेक्ट डाला, ये कितना हो गया माइनस। कुल मिला के यह जो f डैश x होगा, f डैश x बता दो, f डैश x क्या होगा, लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा, f डैश x इज लेस देन 0 होगा ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से -2 से 0 रख लो, एक बार चेक कर लो, चलो यहीं पे कर लेते हैं, नहीं विश्वास है तो देखो f डैश x की वैल्यू चेक कर लो, -1 रखिए यहाँ पर, e के पावर भी -1 +1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 -1 हो गया कि नहीं हो गया। इससे क्या मतलब है, इसकी तो वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ देखो e के पावर 1 है, मतलब e है, यहाँ देखो -1 2 + 1 कितना आ गया। अच्छा जरा सोचो, ये -1 है और e है, और इधर कितना है 3 है, कुल मिला जुला के क्या आएगा, -3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। वैल्यू क्या दिखेगा हमको, नेगेटिव दिखेगा। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब f डैश x क्या है, नेगेटिव है, तो यह भी सही नहीं है, गलत हो गया। चलो अब इसके बाद चेक कर लेते हैं तीसरा तो सही नहीं है, देख लेते हैं तीसरा सही है कि नहीं है। तीसरा अंतराल दिया हुआ है हमारे पास 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो 2 से इनफाइनाइट तक अगर हम लोग करेंगे तो ज़रा सोचो कि 2 से इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू रखना है, 2 से बड़ा रखना है, 2 से कम नहीं रखना, ठीक है, 2 से कम नहीं रखना है। 2 से ज़्यादा रखेंगे 3 रखेंगे, 4 5 6 7 8, रियल नंबर में होगा तो 3.5 3.4 5 6 7 8 कुछ भी रख लो, लेकिन इंटीजर रखते हैं। इंटीजर में चेक करते हैं f डैश x कैसा दिख रहा है, तो f डैश x हमको कैसा दिखेगा, यह मिटा दो। 2 से बड़ा मतलब 3 रखते हैं, 3 जरा देखो, जब इधर 3 रखेंगे यहाँ तो 3 हो जाएगा, यहाँ e के पावर -3 हो जाएगा, इंटू ये देखो 2 -3 कितना आएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। कुल वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगा वह माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये इफेक्ट डाला माइनस का, पूरा मल्टीप्लाई में है तो इफेक्ट तो डाला माइनस का, तो अगर इफेक्ट डाला तो यह जो आंसर आएगा तो वो माइनस में ही आएगा ना, माइनस में आ गया आंसर। तो आप क्या बोलेंगे बताओ ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मतलब यह भी गलत हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है, गलत हो गया। अब इसके बाद चलो अगला चेक करते हैं, अगला चौथा। 3 तो सही नहीं हुए, चौथा देखते हैं, हो सके सही हो जाए, सही हो सकता है, देख लो जरा। 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, 0 से 2 के बीच में 1 रख लें क्या, 1, 0 से 2 के बीच में 1 है ना, आता है कि नहीं आता, रखो 1, तो इधर हो जाएगा 1, x की जगह 1, और इधर हो जाएगा e के पावर -1, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव ही देने वाला है ना। जरा सोचो कि 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 कितना होगा, +1 आएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, अरे वाह मिल गया, अरे भाई मिल गया है ना, 0 से बड़ा मिल गया, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 मिल गया कि नहीं मिल गया, और यही तो चाहिए था, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। अतः क्या बोलेंगे, अतः फलन f(x) अंतराल 2 से, सॉरी ये क्या लिख दिए, 0 से 2 के बीच वर्धमान फलन है कि नहीं, 0 से 2 के बीच कैसा फलन है, वर्धमान फलन है, बिल्कुल है ना वर्धमान फलन, कोई डाउट, चेक कर लो चारों। पहला वर्धमान नहीं दिखा क्योंकि लेस देन 0, दूसरा भी नहीं दिखा क्योंकि लेस देन 0, तीसरा दिखा क्या, ये भी नहीं दिखा क्योंकि लेस देन 0, चौथा मिल गया, चौथा सही था इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर
यह जो एक्सरसाइज है वह सभी के सभी एग्जाम्पल सहित क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना, हो गए ना। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अब क्या स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग उसका अगला चैप्टर, और अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन इसी एक्सरसाइज में ले लेंगे। क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन इसी एक्सरसाइज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब कि समझ लेते हैं कि अगले चैप्टर में है क्या, और जब समझ लेंगे एग्जाम्पल सब सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप जैसे एग्जाम्पल सब सॉल्व करेंगे अपने आप जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप लोग घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं बिना देखे, है ना। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। क्लियर, जो भी क्वेश्चन फंसते हैं देख लो, और उसके बाद जो समझा रहे हैं वो तो समझ नहीं है ना, इंट्रोडक्शन। चलो तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर में है क्या, और उसी को पढ़ते हैं 6.3 में, है ना। मिटाने से, चलो ठीक है मिटा देते हैं ना। चलो अब देखते हैं हम लोग अगला एक्सरसाइज। क्वेश्चन को हटाओ, क्वेश्चन हो गए ख़त्म, है ना, क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अब चाहिए हमको अगला एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। क्लियर, तो 6.3 इसको मिटा दे रहे हैं, 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी वीडियो में, है ना। समझ लेना, ठीक है। इतना अच्छा समझोगे उतना अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन फंसने वाले नहीं होंगे, लेकिन पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा यह बताता है स्पर्श रेखाएं है क्या, स्पर्श रेखा और प्रवणता, है ना। क्या है, प्रवणता निकालना है, स्पर्श रेखा अभिलंब, दो चीजें हैं इसमें 6.3 में, और यही दो चीजें समझनी है, टेंजेंट और नॉर्मल, है ना। स्पर्श रेखा और अभिलंब, है ना। यही दोनों चीज़ें हमको समझनी है, जितना अच्छा समझ लेंगे क्वेश्चन सब बन जाएंगे, है ना। स्पर्श रेखा और अभिलंब, ठीक है। तो जरा देखो स्पर्श रेखा और अभिलंब है तो मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जरा सा देखो। अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, जनरली जाता है ना, कुछ भी ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, अगर इसका स्पर्श रेखा निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं क्या। देखो जो इसको टच करे, जो क्या करे, इसको ऐसे टच करे, नहीं किया टच, रुको करा लेते हैं, टच कराओ। ये मान लो ग्राफ है और इससे एक देखो, ठीक है, दिख रहा है ना। अगर कोई ग्राफ ऐसे टेढ़ा जा रहा है उससे टच करते हुए अगर कोई भी सीधी रेखा जा रही है तो बोलेंगे इस ग्राफ का ये क्या है, स्पर्श रेखा है कि नहीं है, स्पर्श रेखा। क्लियर, स्पर्श रेखा है ना। क्लियर, तो जरा देखो, जरा याद करो कि अगर स्पर्श रेखा होती है तो उसका समीकरण क्या होता है, याद है ना सबको, क्या होता है। अगर मान लो कि कोई स्पर्श रेखा इस पॉइंट को यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ x1 और y1 पे टच करती है, मतलब टेंजेंट बनाती है, स्पर्श करती है, तो इस पॉइंट पे इसका जो होने वाला है समीकरण वो क्या होता है, याद है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है कि नहीं होता, ये होता है ग्राफ ना। अगर x1 और y1 पे टच करे तो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर, तो इसमें जरा सोचो कि ये m क्या है, m क्या है, m है रेखा की ढाल प्रवणता, क्या रेखा की ढाल प्रवणता। तो इस एक्सरसाइज में तुमको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, या तो प्रवणता पूछेगा या प्रवणता देगा समीकरण पूछेगा, दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, समझ में आ रहा है। या तो क्या पूछेगा, प्रवणता पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट से कोई नॉर्मल, ऐसे मान लो कुछ भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ जा रही है उससे एक स्पर्श रेखा खींच देगा, और स्पर्श रेखा का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर x1 और y एक्सिस पे y1 पॉइंट पे इस ग्राफ को एक टेंजेंट जो है टच किया है, मतलब स्पर्श किया है। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण बनाइए, है ना, समीकरण बनाइए, या तो अब प्रवणता देगा या तो प्रवणता पूछेगा समीकरण बना के। क्लियर, दो टाइप के क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं ना। तो ये जरा सोचो कि यहाँ पर इसकी प्रवणता क्या होगी, ये वाला प्रवणता। क्लियर, ध्यान रखना, जो ये प्रवणता होगा स्पर्श रेखा की प्रवणता,
क्या होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। यहाँ जो ये m1 होगा ना, m ये कहलाएगा इस y के सापेक्ष x की ढाल, है कि नहीं। y देखो x के सापेक्ष y में परिवर्तन, यही ना है प्रवणता। देखो पहले ही पढ़ाए थे परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो ये जरा देखो कि x के सापेक्ष ही तो y परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब प्रवणता हमारे पास क्या मिलने वाला है, dy/dx मिल जाएगा ना। याद रखना स्पर्श रेखा के ढाल की प्रवणता, स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, m बराबर dy/dx। और किस पॉइंट पे होगा, किस पॉइंट पे, इसको भी लिख लेते हैं ना, किस पॉइंट पे होगा, तो ये होगा x1 और y1 पे, ठीक है। ये कहाँ होगा, x1 और y1 पे। तो इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की समझ में आ रहा है, मतलब कि टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हिंदी में स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर। m = dy/dx एट कौन सा पॉइंट, x1, y1 पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा जरा सोचो कि ये अगर ये हो गया स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो अभिलंब क्या है ना, दिमाग में आ रहा होगा ना अभिलंब क्या है। अच्छा एक बात याद करो कि यदि कोई पॉइंट ऐसा, अगर कोई दो ऐसे रेखाएं हैं जो x अक्ष के समांतर जा रही है ना, क्या हो रहा है, x अक्ष के समांतर जा रही, और इसका ढाल m1 और इसका ढाल क्या, m2। क्लियर, m1 और m2। तो इन दोनों का ढाल क्या होता है, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हो तो m1 बराबर m2 होता है कि नहीं होता। याद आ रहा है सभी को, m1 बराबर m2। दो समांतर रेखाओं के बीच प्रवणता कितनी होती, m1 = m2 है ना, दोनों की ढाल समान होती है ना, दोनों का ढाल क्या होता है, समान। मान लो ऐसा नहीं, ऐसा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये m1 है ये m2 है, फिर भी इन दोनों का ढाल क्या होने वाला होगा, समान होने वाला होगा, क्योंकि m1 = m2, ये दोनों का दोनों समांतर रेखा है। मान लो ऐसे नहीं चल रही और ऐसे चला लो, कोई दिक्कत, अरे नहीं यार ये m1 है ये m2 है, तो भी क्या होगा, m1 बराबर m2 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही, m1 = m2, दो समांतर रेखाओं के बीच ढाल कितनी होगी, बराबर होगी। क्लियर। लेकिन अच्छा एक बात याद करो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटे तो इन दोनों का ढाल क्या होता है, याद आ रहा है। अगर मान लो इसकी ढाल m1, इसकी ढाल कितनी m2, तो इन दोनों का ढाल क्या होता है, m1 × m2 = -1। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी को याद आ रहा है। m1 × m2 = कितना होता है, -1। दो परपेंडिकुलर अगर ऐसी रेखाएं बनी हैं तो इन दोनों के बीच ढाल कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही। तो जरा देखो हम आगे करने जा रहे हैं अभिलंब के बारे में। तो अभिलंब ये सब बता क्यों रहे, क्योंकि हमें जरूरत है अभिलंब पर। जरा देखो अभिलंब होता क्या है, तो किसी भी स्पर्श रेखा पर गिरी हुई क्या 90 डिग्री एंगल, अभिलंब इसे कहते हैं। मान लो कि स्पर्श रेखा यहाँ टच कर रहा है, तो एकदम ठीक इससे अगर 90 डिग्री बनाते हुए कोई रेखा आ रही है तो ये कहलाएगी, यह रेखा क्या कहलाएगी, इस स्पर्श रेखा का अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, या फिर यह जो समीकरण है इस समीकरण का क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। फिगर समझ में आ रहा है। अगर कोई भी समीकरण का ग्राफ ऐसा जा रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा, स्पर्श रेखा, और इसका अभिलंब क्या होगा, ठीक स्पर्श रेखा पर गिरी हुई क्या परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन, इसी को हिंदी में अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। क्लियर। और इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। क्लियर। अगर कोई नॉर्मल गिर रहा है ना, नॉर्मल, तो वो कैसे गिरता है, तो किसी भी समीकरण के ठीक उसके स्पर्श रेखा पर क्या गिरता है, नॉर्मल गिरता है, डायरेक्टली उस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो जरा देखो कि, अच्छा जरा सोचो कि इसकी ढाल अगर m1 है और इसकी ढाल अगर m2 है, तो m1 × m2 = -1, यही होगा ना इसकी प्रवणता, होगा कि नहीं होगा। चलो इसकी ढाल अगर मान लेते हैं m1 नहीं, ये टेंजेंट है ना, तो mt ले लेते हैं, है ना, स्लोप ऑफ t। और अगर ये नॉर्मल है तो स्लोप ऑफ क्या ले लेते हैं, नॉर्मल। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, अभिलंब का बना रहे हैं, अभिलंब की ढाल बना रहे हैं। क्लियर है ना, कैसे बना रहे हैं देखो जरा, इन दोनों का ढाल क्या होगा, mt × m क्या n = -1 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा जरा सोचो कि मास ऑफ, मतलब सॉरी टेंजेंट क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, dy/dx आया ना,
तो स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल निकाला जाए तो वो कितना आएगा बता दो जरा, -1/mt आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, -1/mt। तो इससे क्या मिला, इससे क्या मिला देख लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, -1/dy/dx होगा क्या, कोई डाउट, एट x1 और क्या y1 होगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ये हो गया नॉर्मल की ढाल, मतलब अभिलंब की ढाल, और ये क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, स्पर्श रेखा की ढाल। क्लियर, बस यही दोनों क्लियर रखना है, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे यार। इस एक्सरसाइज में बस यही दो चीज क्लियर रखोगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अच्छा जरा ये सोचो कि अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता mt dy/dx है तो यह जो समीकरण होगा वो कैसा बनेगा, यह जो समीकरण होगा वो कैसा बनेगा, ऐसा दिखेगा ना, क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू dy/dx एट x1 और क्या y1 है ना, इंटू x - x1। ये हो गया समीकरण, बनाना। और अभी शुरुआत में ही बोले हैं कि अगर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो दो ही टाइप का पूछेगा, समीकरण देगा, स्लोप पूछेगा, या तो स्लोप देगा समीकरण पूछेगा यार, स्लोप देगा समीकरण पूछेगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई नहीं यार, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन जरा ध्यान दो, अगर अभिलंब का बनाया जाए तो ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। लेकिन जरा सोचो कि अगर अभिलंब का समीकरण बनाना हो तो क्या चेंजेस आएंगे, कुछ नहीं आएंगे यार, बस यहाँ पर जो स्लोप लिखे हैं m ऑफ टेंजेंट लिखे हैं, वहाँ पर वो m ऑफ क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे आएगा y - y1 इज इक्वल टू -1 कितना हो जाएगा, dy/dx एट x1 y1 है ना, इंटू x - x1। ये हो गया किसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण। किसका हो गया बाबू, अभिलंब का समीकरण। बना कि नहीं बना, ये बन गया स्पर्श रेखा का समीकरण और ये बन गया किसका समीकरण, अभिलंब का। कैसे, इससे। क्लियर है ना, हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और अगर ये समझ में आ गया तो गारंटी है बाबू कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, कोई नहीं क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और ये भी बता दिए कि टाइप कितने पूछने वाले हैं, दो ही टाइप पूछने वाले हैं, या तो समीकरण देगा, स्लोप पूछेगा, स्लोप देगा, पॉइंट देगा, समीकरण पूछेगा, और क्या इसके औकात है यार, बस खत्म है ना। तो इसमें जो है इतने ही रखने। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे। ये बात समझ में आ गई, नोट कर लो, नोट कर लो, दोनों समीकरण नोट कर लो। चलो मिटाने जा रहे हैं। देखो जरा, तो हम लोग, अच्छा कुछ स्थितियां इसमें ये भी जान लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि यदि कोई रेखा जरा सोचो, यदि कोई ऐसा कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, है कि नहीं, क्लियर। और अगर इसमें कोई लाइन ऐसी सीधी जा रही, ऐसी एकदम सीधी, और कह दे कि इसका स्लोप बताओ एक्स अक्ष पे, स्लोप कितना है एक्स अक्ष पे, मतलब ढाल कितना है, तो ये बताओ कि एक्स अक्ष के समांतर हो गया कि नहीं हो गया, एक्स अक्ष के समांतर। तो इस समय इसकी ढाल, अच्छा ये जरा सोचना कि इसको tan x भी बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं ना, याद है कि नहीं, tan थीटा, जो थीटा इसका एंगल होता है वही तो उसकी ढाल होती। अगर मान लो कि यहाँ पर एक ऐसे ढाल जा रहा है तो ये जो थीटा है यही इसकी ढाल है, सबको पता है कि नहीं है, क्या है इसकी, ये ढाल है। तो जरा सोचो कि अगर जो ढाल इसी की पूछ दे, इसी लाइन की ढाल पूछ दे, tan थीटा यही, अच्छा ये बताओ कि ये थीटा इससे कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। तो अगर थीटा 0 बनाएगा तो इसका मतलब tan थीटा भी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसकी ढाल भी क्या मिलेगी, बता दो, बताओ ना, इसकी ढाल भी क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। क्लियर, ये पहली स्थिति है, याद रखना। यदि स्पर्श रेखा यदि कोई ढाल एक्स अक्ष के समांतर जाए, तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर जाए तो उसका ढाल कितना होता है, 0 होता है यार। कितना होता है बाबू, 0। तो उस समय समीकरण कैसा बनेगा, इस समय जरा सोचो कि अगर ऐसा ढाल जा रहा है, ऐसा कोई ढाल जा रहा है, तो समीकरण अगर हम लोग बनाना चाहें इसका वाला, तो कैसा बनेगा, m तो आ गया 0, m क्या आ गया 0, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, y - y1 इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं y इज इक्वल टू y1। देखो बन गया समीकरण,
यदि एक्स अक्ष के समांतर रेखा है तो टेन थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0 होते ही m बराबर क्या हो गया 0, और अगर प्रवणता 0 हुई तो समीकरण y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 हो गया ना। इधर का सारा वैल्यू इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स वन भी गायब, और यह गायब हो गया तो हमको क्या मिल गया y इज इक्वल टू वाई वन। बात समझ में आई? y इज इक्वल टू क्या मिलेगा y1। क्लियर? कोई डाउट? तो ये हो गया पहली विशेष स्थिति जब स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो, शून्य हो। क्लियर? स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो उस समय समीकरण कैसा होगा, y इज इक्वल टू वाई वन। और दूसरी स्थिति ले लेते हैं, दूसरी स्थिति जब स्पर्श रेखा की प्रवणता पाई बाई टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो, पाई बाई टू। मिटा दें इसको। क्या बोले, अगर थीटा कितना हो, पाई बाई टू, मतलब क्या होगा? अच्छा जरा सोचो, पाई बाई टू का मतलब इस पे एकदम ऐसी ग्राफ गिरेगी तो इस समय थीटा कितना होगा, पाई बाई टू होगा ना, पाई बाई टू होगा। अगर पाई बाई टू होगा तो टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, टेन पाई बाई टू इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता कि नहीं होता? क्लियर? टेन पाई बाई टू इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है, लंबवत है यार। एक्स अक्ष के क्या है, लंबवत है ना, एक्स अक्ष के लंबवत। क्लियर? एक्स अक्ष के क्या है, लंबवत है, अर्थात वाई अक्ष के समांतर है ना। इस स्थिति में x1 और y1 की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, जरा सोचो। ये y अक्ष के समांतर है कि नहीं? x अक्ष के अगर लंबवत हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, y अक्ष के समांतर हो गया ना। y अक्ष के क्या मिला हमको, समांतर। अगर y अक्ष के समांतर है इसका अर्थ y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और समीकरण हमारे पास क्या था, याद है क्या था बाबू, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही था ना। क्लियर? जरा m को इधर लेके चलिए, m का मान तो इनफाइनाइट हो गया यार, m कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को अगर हम लिखना चाहें तो ये 1/0 भी है ना, और इधर लेके आ जाए तो 0/1 कह सकते हैं। m को इधर लेके आ जाओ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 0। तो इधर वैल्यू हो गया 0, इधर मिला x माइनस एक्स वन, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x1। अर्थ क्या हुआ कि दूसरी स्थिति अगर थीटा बराबर पाई बाई टू हो, इसका मतलब कि ढाल क्या होने वाला है, x अक्ष के लंबवत, और उस समय समीकरण क्या होने वाला है, बता दो। अरे x इज इक्वल टू x1, समीकरण क्या होगा, x इक्वल टू x1। जिस भी पॉइंट पे ये अभिलंब गिरेगा x अक्ष के, वहीं पे उसका समीकरण कहलाएगा x इक्वल टू x1, जिस पॉइंट पे गिरा। क्लियर? बात समझ में आई? चलो नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, क्वेश्चन बनाते हैं। देखो मिटा दे रहे हैं। समझ में आया ना, स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा क्या होगा, m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और अभिलंब क्या होगा, -1/dy/dx। बस बात खत्म, है ना, -1/dy/dx। क्लियर? चलो तो अब सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद धीरे से एक्सरसाइज पे आएंगे, है ना, कौन सी जल्दी। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखो लिखा हुआ है कि x बराबर 2 पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण लेते हैं। दिया हुआ है कि x बराबर 2 पर क्या है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता देख लो, बताए थे ना, या तो प्रवणता पूछेगा या तो समीकरण, दो ही चीज पूछ सकता है। इसमें क्या पूछ दिया, प्रवणता पूछ दिया। पॉइंट कौन सा दिया, x इज इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे। तो अच्छा जरा सोचो कि अगर एक रफ हम लोग एक रफ मतलब कि जरूरी नहीं कि इसी का ग्राफ बना रहे, किसी का भी ग्राफ ऐसा बना लिए, मान लेते हैं कि इसी का ग्राफ है, तो इसकी स्पर्श रेखा कैसी होगी, ऐसी होगी ना।
और मान लो कि अगर स्पर्श यहाँ पे कर रहा है तो इस पॉइंट पे ये क्या है, x1 बराबर 2 दे दिया है, x1 बराबर कितना दे दिया है 2, और इसी पॉइंट पे हमको निकालना है इसकी प्रवणता, मतलब dy बाई dx निकालनी है ना। क्या करना है, प्रवणता मतलब इसका dy बाई dx, इसमें परिवर्तन निकाल लो ना, परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो हमको क्या निकालना है, dy बाई dx एट x1 इज इक्वल टू 2 पे निकालना है। चलो पहले dy बाई dx तो निकाल लेते हैं, है ना। तो dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा, 3x स्क्वायर और 1। अब ये क्या कह रहा है, x बराबर 2 पर निकालो कि 2 पर ये कैसा ढाल जा रहा था, 2 पर ये ढाल कितना टेढ़ा था, 2 पर, क्लियर, बस यही निकालना है। तो मतलब क्या हुआ कि dy बाई dx एट कहाँ निकालना है, x इक्वल टू 2 पर, y से मतलब नहीं है, x इक्वल टू 2 पर निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, 2 2 जा 4, 3 12 1 11 आ गया ना ढाल, कितना आया 11 आया। बात समझ में आई, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं ना यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy बाई dx, है ना, और पॉइंट भी दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू 2 पे हमको निकालना है कि इसकी ढाल कितनी होगी, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, है ना। अगला क्या दिया हुआ है, देखते हैं अगला क्या है, मिटा देना इसको, नोट कर लो, अरे बड़ा सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू वक्र, वक्र उदाहरण है, ये भी उदाहरण है, y इज इक्वल टू कितना है बाबू, रूट में 4x माइनस 3 और क्या 4x माइनस 3 माइनस 1 बाहर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समीकरण समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 दी हुई है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी दी हुई है, 2/3 है, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, 2/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 है अगर प्रवणता, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस बिंदु पर यह प्रवणता हमें मिली हुई है, बात समझ में आई, बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो पहले करेंगे क्या कि स्पर्श रेखा की प्रवणता दी है ना, तो पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी कितनी ये तो निकाल लें, है ना। तो मतलब करेंगे क्या हम, ये कौन सा उठा लिए, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले निकालेंगे, तो मतलब dy बाई dx ही तो निकालेंगे, क्लियर। dy बाई dx कितना आएगा, जरा सोचो, ये हो जाएगा 1/2 रूट 4x माइनस 3 और इंटू 4x का करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, और फिर बस खत्म, 4 यहाँ पे ले लो, 4 यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसका रूट निकालेंगे तो यह नीचे आके 2 रूट x हो जाता है और x का अवकलन करेंगे तो 4 ही तो है, 4 जो है x के साथ है तो 4 आ गया, बात क्लियर। ये आ गया हमारा dy बाई dx। अच्छा जरा सोचो, ये जो dy बाई dx आया है, ये dy बाई dx वो दिया है, दिया कि नहीं दिया है। स्पर्श रेखा की प्रवणता होती कितनी, dy बाई dx बराबर, यही तो होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये वैल्यू हमको दे दिया है 2/3। तो क्या इसको इसके इक्वल कर सकते हैं क्या, बता दो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई डाउट इसमें नहीं ना, कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो मतलब 4/2 रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 हम लोग कर सकते हैं ना, तो कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये पूरा इधर जाएगा, ये पूरा इधर आएगा, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 इंटू 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 12, है ना, तो ये आएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 12/4, काट लो, 3 बार में गया, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 3 12, क्लियर, कितना आ गया, हाँ 4 3 12, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, हाँ ठीक तो है। अब इसके बाद करेंगे क्या हम लोग,
4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया यार। 4 3 जा 12, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 4 3 12 और ये इधर जाएगा तो 2 2 जा 4, ठीक तो है यार। 2 2 जा 4, 4/2, 2 यहाँ से काट लें तो ये कितना आने वाला होगा, देखो कितना आएगा, देखो कितना आएगा। यहाँ से ये आ गया रूट की वैल्यू 3, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बनाएगा, है ना। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 उधर जाएगा 12/4 3, x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 3 आ गई। x की एक पॉइंट आ गया, इसका मतलब जो भी स्लोप आया होगा 3/2। अगर मान लो कि इसका भी रफ जो होगा ना ग्राफ ऐसा ही होने वाला है, इसका भी रफली ग्राफ ले रहे हैं, कोई भी फेयरली ग्राफ, मतलब कि इसका कुछ और ग्राफ हो सकता है, लेकिन मान लिए कि ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसा है तो इसका भी क्या होगा, टेंजेंट ऐसा ही होगा ना। और कह रहा है कि इसका टेंजेंट जो इसको स्पर्श कर रहा है उस समय स्पर्श करते समय m बराबर 2/3 था। तो पूछ रहा है कि जब स्पर्श कर रहा है इस समय इसकी x से दूरी कितनी थी, y से दूरी कितनी थी। x से तो निकल गई कि नहीं, x इक्वल टू कितना आ गया 3। और जरा रखो y की, x की वैल्यू y में रख सकते हैं क्या, y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख लो 3 आ जाएगा आंसर y का। तो हम x का मान क्या करेंगे, x का मान y में रखने पर रख लो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में है 4 × 3 माइनस 3 माइनस 1, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9, और 9 का रूट करेंगे 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब आ गया ना दोनों पॉइंट, कोई दिक्कत आ गया ना यार, दोनों पॉइंट आ गया। यह आ गया हमारा 12 माइनस 3 कितना आ गया, अच्छा जरा ये सोच लो जरा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3, मतलब कि पॉइंट कौन सी होगी 3,2 कौन सी पॉइंट होगी यहाँ पे, x पे 3 होगा और y पे 2 होगा। इसी पॉइंट पे इसका ढाल 2/3 होने वाला है, क्लियर है ना, 2/3 होने वाला है। बात समझ में आई, dy/dx से निकाल ली, चलो ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया, नोट कर लो। इसके बाद करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, है ना, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। सबका ग्राफ एक बार जरूर बनाना, रफली ग्राफ बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा किस पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट करना है। जरूरत नहीं है कि जो फॉर्मूला जो मतलब एग्जैक्ट समीकरण दिया उसी का एग्जैक्टली ग्राफ बनाए, कुछ भी ग्राफ बना सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, और उसको स्पर्श करा लो जिस पॉइंट पे हमको कराना है, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा ग्राफ से, ठीक है। तो अब चलो उसके बाद हम लोग करते हैं अगला उदाहरण। क्या लिखा हुआ है अगला, चलिए तो देखो अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, प्रवणता 2, पहले ही प्रवणता दे दिया, प्रवणता 2 वाली सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण है, सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र किससे होके जा रहा है, y+2 बटा x-3 बराबर 0 को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है। क्वेश्चन ये, राइटिंग समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं लिख रहे हैं, चलो ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रवणता 2 है, प्रवणता क्या है 2 है, और उसके बाद ये देख लो, अगर मान लो कि इसमें इसका भी ग्राफ ऐसा ही हो तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं इसको स्पर्श कर सकती है मैक्सिमम, है ना, और वो सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। और प्रवणता कहाँ, ढाल कहाँ पे,
अगर जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है ना वहाँ पे प्रवणता 2 है, तो जिस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है देखो जरा, इस पॉइंट पे ये भी रेखा स्पर्श कर सकती है, इधर से भी कोई जाए वो भी स्पर्श करती है, यहाँ से भी कुछ है, मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से अधिक रेखाएं स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन वो जरूर कैसा होना चाहिए कि यह जो समीकरण है इसका ग्राफ वैसा होना चाहिए कि एक पॉइंट पे एक से अधिक स्पर्श रेखाएं निकल सके। बात समझ में आई ना। जैसे मान लो कि एक वृत्त है, तो वृत्त के अगर एक पॉइंट पे निकालना चाहे तो यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा निकल सकती है, बस और कहीं से नहीं निकल सकती है ना। लेकिन अगर कोई सर्किल ऐसा है तो इससे ऐसे ढेर सारी पॉइंट्स एक ही पॉइंट से स्पर्श कर सकती है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, इतना क्लियर है, छोड़ो हटाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि y+2 है ना, y+2 2y(x-3) = 0 इसकी प्रवणता दी हुई है। तो सबसे पहले इसकी प्रवणता तो निकाल लो, है ना। प्रवणता तो वो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको dy/dx तो निकालना पड़ेगा जो कि इसके बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो समीकरण हमारे पास हल करते हैं, देखो हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, y = मिलेगा -2x-3, ठीक है। जरा dy/dx करो, कितना हो जाएगा, dy/dx इसका स्क्वायर करते हैं ना, नीचे वाले का क्या हो जाता है स्क्वायर, और ऊपर माइनस चला जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया x-3 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अरे 1/x की यही तो होती है, 1/x बराबर क्या होता है, अगर अवकलन करें तो 1 - x² होता है ना, तो वही काम तो किए, ठीक है। dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो मतलब कुल मिला यहीं पे क्लियर सब काम करना है, यहीं पे करना है। अच्छा जरा सोचो, यह जो समीकरण है यह 2 के बराबर है कि नहीं, यही dy/dx क्या है, 2 के बराबर है। इसका मतलब 2/x-3 = क्या है, 2 है, ठीक है। इधर लेके जाओ, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2x-6, और क्या 2x बराबर 8, x बराबर कितना मिला, 4, x बराबर कितना मिला, 4 मिला, x बराबर 4 मिला। और है स्क्वायर है यार, गड़बड़ हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर। देखो जरा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बनाएगा 2 = 2 × x-3 का क्या, होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से समीकरण हमको कैसा मिलेगा, देखो यहाँ पे इतनी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद करेंगे क्या, ये 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो x-3 बराबर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। स्क्वायर उधर लेके जाओ, स्क्वायर ले जाएंगे रूट हो जाएगा, तो ये बनेगा x-3 = √1, और √1 से बाहर वैल्यू निकलेगा तो +-1, तो मतलब x-3 = +- 2 वैल्यू मिल गए, एक बार +1 एक बार -1। तो जरा एक बार +1 करते हैं, तो x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ प्लस रहेगा, ये भी प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस में जाएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब 2 वैल्यू x के मिल गए, x बराबर 4 और x बराबर 2। इससे पहला इक्वेशन याद करो कैसे किए थे, x का वैल्यू आया था, उठा के समीकरण में रख दिए थे, y का भी मान आ गया था, मतलब उसी पॉइंट पे इसका ढाल कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। समझ में आ रहा है ना, x पर जो x की जो वैल्यू आई थी उठा के समीकरण में रखे थे, तो x और y का जो भी निर्देशांक आया था वही पॉइंट पर इस वैल्यू की इस जो स्पर्श रेखा थी उसकी प्रवणता कितनी थी, 2 थी। तो मान लो कि ये x1 है और ये x2 है, कुछ भी ले सकते हैं ना, x1 x2 है। तो अगर ये x1 है तो x1 बराबर अगर 4 है तो y1 बराबर कितना आएगा, जरा सोचो, यहाँ 4 रखो, 4 - 3 1, 2/1 कितना हो जाएगा, 2, और ये उधर जाएगा तो y1 बराबर कितना मिलेगा हमको, -2, ठीक है। और एक बार देखो x2 बराबर कितना है हमारे पास, x2 बराबर 2 है कि नहीं। तो जरा 2 रखो, 2 - 3 कितना होगा, -1, -1/2, -2 उधर जाएगा तो +2, y2 कितना मिल जाएगा हमको, 2। मतलब कि देखो 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, x1 बराबर 4, y1 बराबर -2। जब x1 4 था, x1 4 पॉइंट पे था, तो y1 कितने पे था, -1 पे, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा टेढ़ा गया होगा, कुछ भी गया होगा, ले सकते हैं ना। x1 बराबर 4, y बराबर -2, और जब x2 तो था, मतलब x 2 पर था, तो y भी कितना पर था, 2 पर था। इसका मतलब ऐसा ही ग्राफ होगा कुछ, हम तो बना लिए, रफली है, एकदम एग्जैक्ट यही ग्राफ नहीं होने वाला। x 2 पर y भी कितना था, 2 था, और x जैसे ही 4 पहुंचा y कितने पर चला गया, -2 पर, मतलब यही ग्राफ होने वाला है ना। समझ में आया, स्पर्श रेखा एक बार इस पे लिया है, एक बार इस पे लिया है,
ठीक है, और दोनों पे स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 यहाँ भी आई और 2 यहाँ भी आई, यही काम किया है। रफली बात समझ में आया ना? ग्राफ तो दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है, लगभग आधे दिख रहे हैं, है ना, समझ सकते हैं, क्लियर। तो देखो x1 y1 कितना आया 4 और -2, x2 y2 कितना आया 2 और 2। तो हमको निकालना है रेखाओं का समीकरण। तो पहली रेखा का समीकरण क्या होगा? पहले स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होगा? पहले स्पर्श रेखा का समीकरण देखो, पहले स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m कितना है हमारे पास? 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, समझ में आया? इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, क्लियर। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा? y माइनस y1 कितना है हमारे पास? -2, ये हो गया +2 बराबर m कितना? m है हमारे पास 2 और x माइनस 4, ठीक है, इक्वेशन बन गया। इधर देखो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, है ना। तो y बराबर कितना आ गया? 2x माइनस 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बन गया ना। दूसरा इक्वेशन बना लो यहीं पे, दूसरे स्पर्श रेखा का समीकरण। दूसरे स्पर्श रेखा का समीकरण बना लो जरा, क्या होगा? y माइनस y2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x2। जरा ध्यान देना, m अभी भी 2 ही है, तो m1 m2 नहीं लिखने वाले, m दोनों में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ y2 कितना है? 2 है, m भी 2 है, x2 भी कितना है? 2 है। ये कितना हो गया? y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। 2 इक्वेशन चाहिए थे, अरे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है यार, ये पहला इक्वेशन हो सकता है, ये पहला या ये दूसरा, या ये पहला ये दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 समीकरण है, दोनों के हम बना लिए। ये कौन सी रेखा है? ये वाली। और ये कौन सी है? ये वाली। दोनों पर स्पर्श रेखा कितनी होने वाली है? 2। और हमारे पास ग्राफ कौन सा वाला है? यही वाला है ना। तो मतलब कि ये जो होगा ना, इसका ढाल लगभग ऐसा ही होगा, रफली बनाया है लेकिन लगभग ऐसा ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? नोट कर लो, नोट कर लो। देखते हैं इसके बाद 1-2 और क्वेश्चन, है ना, नोट कर लो इससे पहले। कर लो बाबू। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ठीक है बाबू। देखो सारे एग्जाम्पल जितने अभी बता रहे हैं ना, ये बस सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाले, गारंटी है, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। वक्र x²/4 प्लस y²/25। अगला एग्जाम्पल x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, जिन पर स्पर्श रेखाएं पहला x अक्ष के समांतर हो और दूसरा y अक्ष के समांतर हो। क्वेश्चन ये है, x अक्ष के समांतर और दूसरा क्या पूछा है? y अक्ष के समांतर। ये है, ठीक है। पहला क्या पूछा है? x अक्ष के समांतर और दूसरा y अक्ष के समांतर। तो चलो इसको बनाते हैं, x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर, देखते हैं। तो यहाँ पर हल करते हैं इसका। देखो
करेंगे क्या, बता दो करेंगे क्या। देख लो ये जो है ये समीकरण कैसा दिख रहा है, ये समीकरण कैसा दिख रहा है, याद आ रहा है ये किसी का समीकरण है ना, जरूर याद आ रहा होगा। अरे ये दीर्घवृत्त है यार, है ना, दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त में कह रहा है एक बार कि एक्स अक्ष के समांतर कोई स्पर्श रेखा और एक बार कह रहा है वाई अक्ष के समांतर कोई स्पर्श रेखा। इन दोनों स्पर्श रेखाओं पर हमको निकालना है, बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस बिंदु पर ये एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ऐसा स्पर्श करेगा, है ना, करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ में आ रही। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, बीच में लिख दिए। देखो जरा सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला काम इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता तो निकाल लो, ठीक है। क्या करो, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy बाई डी एक्स, है ना। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, इधर देखो यह है d बाई डी एक्स, करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का, और इधर dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, इसका करेंगे इधर तो dy बाई डी एक्स नहीं लिख सकते, है ना, यहीं से मिल जाएगा। मतलब यह जो इक्वेशन होगा ना वो 0 के बराबर होगा। हमें लाना है एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर ना, तो इसको 0 के बराबर इक्वेशन को कर लेते हैं, है ना। जरा सोचो कि अगर एक्स अक्ष के समांतर होगा इसका मतलब वाई बराबर क्या हो जाने वाला होगा, 0, और अगर वाई अक्ष के समांतर होगा तो एक्स बराबर 0। इसका मतलब दोनों कभी ना कभी तो 0 होने वाले हैं ना, दोनों कभी ना कभी 0 होने वाला है। तो ये समीकरण ही 0 के बराबर कर लो, समझ में आया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 25, और इधर अवकलन करेंगे तो 1 का 0। अब देखो इसका अवकलन करेंगे, इधर हो जाएगा 2x अपॉन 4 प्लस इधर करेंगे तो 2y अपॉन 25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। देखो यहाँ से 2 से 4 2 टाइम में कट गया, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। तो ये कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये उधर जाएगा, इधर हो जाएगा 2y बाई 25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको कितना मिलेगा, माइनस 25x अपॉन 2y, ये मिलेगा ना, माइनस 25x अपॉन 2y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, सारा खेल यही होने वाला है। देखो प्रवणता मिल गया हमको, डी वाई बाई डी एक्स मिला माइनस 25x अपॉन वाई। देखो अब करना क्या है हमको, करना क्या है, पहला करना है एक्स अक्ष के समांतर। क्या करना है हमको, एक्स अक्ष के समांतर। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है स्पर्श रेखा, इसका मतलब अगर एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है स्पर्श रेखा, अर्थ क्या हुआ कि y बराबर क्या होना चाहिए, 0। कितना होना चाहिए, 0। तो यह समीकरण देखो अगर x के अक्ष के समांतर है तो प्रवणता, इसकी प्रवणता जो ढाल होगी x अक्ष के समांतर, पहले बताए थे ना स्थिति नंबर 1, प्रवणता कितनी होगी इसकी, 0 होगी ना, tan थीटा बराबर 0, तो m इज इक्वल टू 0। तो ये dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स 0, इधर डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, माइनस 25x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। लेकिन ये होगा कब, कब होगा पता है, ये x अक्ष के समांतर कब होगा, यह तभी संभव होगा जब x बराबर क्या होगा हमारा, 0 होगा। कितना, x बराबर 0, इधर इधर देखो इधर, है ना, क्या होगा, x बराबर 0। तो देखो करते हैं, इस समीकरण में x बराबर 0 रख लो तो इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25, है ना, इज इक्वल टू कितना है 1। इसको कर लो 0, तो y का मान कितना मिल जाएगा तुमको, वाई स्क्वायर बराबर 25, y बराबर प्लस माइनस 5 मिला। y के दो वैल्यू मिले कब, जब y बराबर x बराबर 0 था, क्लियर, x अक्ष के समांतर था, मतलब क्या हो गया, x बराबर जब 0 था तो y बराबर कितना मिला हमको, प्लस माइनस 5। देखो जरा दो पॉइंट ऐसे होंगे, यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे होंगे जब देखो पहला पॉइंट होगा 0,5 और दूसरा पॉइंट होगा 0,-5, जहाँ पर स्पर्श रेखा जो होगा एक्स अक्ष के समांतर होगा। देखो अभी यही बता रहे थे, एक तो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर यहाँ से जा सकता है ना, और एक कहाँ से जा सकता है, यहाँ से। अच्छा देखो इन दोनों में स्पर्श कहाँ कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श यहाँ कर रहा है, मतलब वाई एक्स बराबर कितना होने वाला है, 0। एक्स पे तो नहीं बढ़ाना आगे, स्पर्श यहाँ कर रहा है, एक्स पे तो आगे बढ़ा नहीं, लेकिन वाई में देखो जितना नीचे आया होगा उतना ही ऊपर गया होगा, और यही एग्जैक्ट पोजीशन इधर भी है। मान लो यहाँ 5 यूनिट ऊपर गया होगा, 1 2 3 4 और 5,
नीचे भी 1 2 3 4 और 5 यूनिट नीचे आया होगा। बात समझ में आई? इसकी स्पर्श रेखा कितना होगा 0,-5 और यहाँ की स्पर्श रेखा 0,5 किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए x² + 4 + y² / 25 = 1 के लिए। समझ में आ रहा है ना? ये 2 पॉइंट ऐसे होंगे जब x अक्ष के समांतर उसकी स्पर्श रेखा जाएगी, है ना। इस समीकरण की स्पर्श रेखा क्या होगी? x अक्ष के समांतर जाएगी। कब? जब हमारे पास 2 निर्देशांक होंगे, एक 0,5 और एक 0,-5। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? और यही तो निकालना था, 2 बिंदुओं को ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ऐसे ही करेंगे, 2 बिंदुओं इधर भी निकालेंगे। देखो इधर स्पर्श रेखा कर रहा है कि नहीं? ये क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है? और ये जरा देखो, ये अगर y एक्सिस है तो ये y एक्सिस के समांतर है ना। यह भी क्या है? y एक्सिस के समांतर है। और देखो इधर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्पर्श करेगा, तो जरा देखो अगर इस पॉइंट पे स्पर्श करेगा मतलब ये y एक्सिस में ऊपर नहीं उठा है। ये कहाँ गया है? x एक्सिस में गया है, x एक्सिस में ही गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? x एक्सिस में इधर भी गया है और x एक्सिस में इधर भी गया है। इसका मतलब अगर y अक्ष के समांतर हमको निकालना हो ग्राफ, कहाँ बनाए? ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मान लो कि ये है, क्लियर। स्पर्श रेखा है, 2 बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर आ गया हमारा 0,5 जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है और y अक्ष इधर भी नीचे भी कर रहा है, y को स्पर्श 0,-5। ठीक है, x अक्ष के समांतर है। अब देखो हम निकालना कौन सा है? y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा निकालनी है। तो y अक्ष के समांतर निकालेंगे तो जरा देखो स्पर्श वहीं करेगा जहां y = 0 होगा कि नहीं होगा? स्पर्श वहीं करेगा जहां क्या होगा? y = 0 होगा। तो उस समय हम निकालेंगे क्या? जरा देखो स्पर्श वहीं करेगा जहां y = 0 होगा। तो जरा देखो y = 0 पर स्पर्श रेखा निकाल रहे हैं, कितना आएगा? जरा देखो y = 0 इसमें रखो, इधर हो जाएगा x² / 4 = 1, है ना। इधर करो तो x बराबर कितना मिलेगा? +-2। अरे वाह, ये तो वही चीज़ हो गई यार। x = +-2 मतलब एक बार +2 पर स्पर्श किया होगा, एक बार x से -2 पर स्पर्श किया होगा। 2 बिंदु हमारे पास मिल गई। पहला बिंदु मिला 2,0 जब वो y अक्ष के समांतर होगा, और दूसरा बिंदु कौन सा मिला? -2,0 जब वह y एक्सिस के समांतर होगा। तो y एक्सिस के समांतर स्पर्श रेखा 2 बार हो सकता है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, 2,0 -2,0 और x अक्ष पे समांतर भी 2 बार हो सकता है, -0,5 0,-5। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना। और जरा सोचो कि अगर यहाँ पे इसकी ढाल निकालना चाहे, y अक्ष के समांतर इसकी ढाल निकालना चाहे, तो उस समय इसकी ढाल कितनी होगी? m बराबर कितना होगा? देखो यहाँ तो था dy/dx 25x/y ना, कितना था? 25x/4y था, है ना, 25x/4y। तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा? 4y/25x होगा कि नहीं होगा? ठीक, पलट लो यार, है ना, 1/x पलट लो, क्योंकि अभी लंब भी तो काम करेगा। समझ में आया? तो ये तो ढाल हो गई, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे ढाल की ज़रूरत तब पड़ती जब इसको समीकरण बनाना होता। अभी हमको क्या चाहिए? बस बिंदु। देखो 2 बिंदु मिल गई, ढाल भी मिल गया। अगर हम समीकरण बनाना चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं। बात समझ में? यहाँ भी ढाल है और समीकरण है, यहाँ भी ढाल है और बिंदु है, तो हम निकाल सकते हैं समीकरण। लेकिन हमको चाहिए क्या? यहाँ बस बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर है। फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं? ये जो है y अक्ष के समांतर कब हो रहा है? जब x से वह 2 बिंदु दूरी पर जा रहा है और इधर भी 2 बिंदु दूरी पर जा रहा है। तो यहाँ पर 2,0 और यहाँ पर -2,0, यही होगा ना पॉइंट। ऐसे स्पर्श रेखा होगी दीर्घवृत्त की। क्लियर? इलिप्स है ना, इलिप्स। बात समझ में आई? नोट कर लो, चलो कर लो इसको। इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन है जो बताने लायक है। कर लो। एक बार x अक्ष के समांतर और एक बार y अक्ष के समांतर। इसकी ढाल कितनी होने वाली होगी? -25x/2y। यार 2 × 4y होगा ना यहाँ पे,
ये देखो 2y पहले से ही है, ये 2y अलग से है ना, x/2 उधर जाएगा -x/2। यार यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, पहले से ही बता रहे थे। ठीक है, नोट कर लो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी 4 सही है, उधर भी 4 सही है। चलो ठीक है, अब इसके बाद अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वक्र y = x-7 अपॉन वक्र y = x-7 अपॉन क्या दिया हुआ है, x-2 इंटू x-3। ठीक है, x-2 इंटू x-3 लिखा हुआ है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटती है, जहां यह x अक्ष को काटती है। क्या कर रही है, x अक्ष को काट रही है। चलो तो ये अच्छा, ये बताओ, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला इसमें हमें करना क्या है कि देखो, हर बार क्वेश्चन में क्या कह रहा था, या तो प्रवणता दे रहा था तब समीकरण बनाने के लिए कह रहा था, या फिर बिंदु दे रहा था तब समीकरण, या फिर प्रवणता या समीकरण दे रहा था फिर बिंदु पूछ रहा था, यही काम कर रहा था। लेकिन इसमें देखो, इसमें ना तो बिंदु दिया है और ना ही प्रवणता दिया है, लेकिन फिर भी हमको पूछा है कि समीकरण बताइए, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। बात समझ में आई, क्लियर। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि बिंदु को निकाल लेते हैं, जिस बिंदु पर ये स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, इसका जो भी ग्राफ होगा ना, अगर मान लो कि इसका ग्राफ ऐसा होने वाला है, ये भी मान लो कि सिंपल ऐसा रफ ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष को कहाँ काटेगा, अगर मान लो कि इसका ग्राफ ऐसा आने वाला है, तो ये एक्स अक्ष को ऐसे काटेगा ना। तो जिस बिंदु को ये एक्स अक्ष को काटेगा, पहले वो बिंदु निकाल लेते हैं, तभी काम होने वाला है ना। स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जहां यह एक्स अक्ष को काटती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर ये एक्स अक्ष को जहां काटेगी उस बिंदु पे y बराबर तो 0 होने वाला होगा कि नहीं होगा, y बराबर तो 0 मिलेगा। एक्स अक्ष को काटेगा तो y पर तो बढ़ेगा नहीं आगे, तो इसका मतलब यह समीकरण जिस टाइम पे एक्स अक्ष को काटेगी उस समय y बराबर क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पर देखो, x अक्ष पर काटती है, अतः क्या बोलेंगे, y बराबर 0 है। और अगर y बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर 0 होने का मतलब क्या होगा, देखो इधर समीकरण ऐसा होगा, x-7 अपॉन x-2 और x-3 इज इक्वल टू 0 होगा ना। y बराबर 0, ये पूरा उधर चला गया तो हमको क्या मिल गया, x बराबर 7, मतलब एक पॉइंट मिल गया। x बराबर 7 पर यह बिंदु क्या करेगा, जो भी इसका जो भी ढाल होगा या फिर जो भी ग्राफ होगा वो x बराबर 7 पर काटेगा। ग्राफ जैसे स्पर्श रेखा आगे की ओर बढ़ाएंगे, x एक्सिस को काटेंगे तो वो 7 पर काटेगा। बात समझ में आई, वो तो रफ कार्य था, ऐसे ही समझा दिए। x बराबर क्या होगा, 7 पर काटेगा। तो हमें बिंदु मिल गया, बिंदु क्या हो गया, मिल गया x बराबर 7 और y बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। पर स्पर्श रेखा, तो पहले क्या निकाल लेते हैं, स्पर्श रेखा का ढाल। क्या निकाल लेते हैं, 7,0 पर स्पर्श रेखा का ढाल। तो ढाल कितना होता है, dy/dx होता है ना। और निकालना क्या है, x1 y1, और x1 y1 है कितना हमारे पास, 7,0 है कि नहीं। तो dy/dx निकाल लो इसका। तो इधर करेंगे dy/dx ऑफ x-7 अपॉन इसका स्क्वायर कर लो, है ना, x² -2x -3x
प्लस 6, तो 3x और 2x 5x हो गया ना, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। ठीक है, इसी का डी बाई डी एक्स करना है ना, बात समझ में आए। चलो ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, अंश और हर है ना, अंश हर को ऊपर ले जाओ, अंश का अवकलन, फिर माइनस करके अंश को छोड़ो, हर का अवकलन, ये करते हैं ना। तो इधर देखो, अंश को हर को ऊपर लेके गए, अंश का अवकलन करिए, एक्स का अवकलन करोगे 1 मिलेगा, और 7 का तो 0। ठीक है, फिर माइनस लगा लो, फिर इधर x माइनस 7 छोड़ दो, और इस हर का अवकलन करो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5x का हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई इस पूरे का स्क्वायर होगा ना, पूरे का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। x की वैल्यू रख दी क्या, बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है तो x की वैल्यू रख लो, और नहीं होने वाला है तो कर लो पहले। चलो माइनस के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14x, तो ये हो जाएगा प्लस 5x और प्लस 14x हो जाएगा प्लस 19x। ठीक है, और 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस लग जाएगा -35। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। सही है ना। चलो यहाँ से ब्रैकेट हटा लो, और जो बचा घटा लो। ठीक है, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में हो गया, ये माइनस 5x आएगा, ये आएगा माइनस 14x माइनस 19x हो गया, प्लस 19x हो गया, 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, सही है, घटा लो, जो घट सकता है घटा लो। तो यहाँ पर हमारे पास नया इक्वेशन क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स एट हमको चाहिए 7,0 पर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस 19x कितना आएगा 14x प्लस में, और फिर प्लस 6 माइनस 35 कितना हो जाएगा -29 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। यही है ना। अब वैल्यू रख सकते हैं x की, रख सकते हैं ना, x की वैल्यू रख लो, नीचे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू क्या कर लो, पुट कर लो। तो करते हैं पुट, तो कितना आएगा, वैल्यू रखो x की, कुछ बचा तो नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स इधर कर लिए, हाँ ठीक है सही है। तो रखते हैं, तो चलो अब करो उसे और सॉल्व करो। यहाँ पे अब x की वैल्यू उठा के रख लेना सबकी, तो इधर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट 7,0, इधर रखो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा -49, यहाँ कितना हो जाएगा 14 × 7 98, है ना, 14 से दे, अरे 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 9, ठीक तो है। और उसके बाद -29 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, -5 × 7, 7 × 5 = 35, -35 प्लस 6 का कितना है होल स्क्वायर। देखो जरा, ये 49 और 29 हो जाएगा 78, है ना, 9 9 18, 4 2 6 1 7, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट 7,0 कितना मिलेगा हमको, देखो यहाँ ऊपर मिलेगा 20, है ना, देखो 9 9 18, 7 2 4 2 6 1 7, 78 माइनस 98 कितना हो जाएगा +20, और नीचे देखो इतना इधर हो जाएगा 49 प्लस 6 55, और 55 में से 35 घटाए तो 20, तो 20 का स्क्वायर नीचे मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर से 20 काट दो, ठीक है ना, स्क्वायर से 20 काट दो, डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला हमको, डी वाई बाई डी एक्स एट 7,0 कितना मिला हमको 1/20। ये आ गया हमारा ढाल, क्या आ गया, प्रवणता। क्लियर, क्या आ गई हमारी, ये प्रवणता आ गई। बात समझ में आ रही। चलो प्रवणता मिल गया, बिंदु मिल गया, अब क्या करना है, समीकरण निकालना है। क्या कठिन है, कुछ तो नहीं, बात समझ में आई, कुछ कठिन नहीं है इसका। अगर ढाल मिल गया, प्रवणता मिल गया, तब तो कोई कठिनाई है ही नहीं, है ना। निकाल लेते हैं, चलो सॉल्व कर लो, इसी इधर ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, है ना,
स्पर्श रेखा का समीकरण कितना मिलेगा? स्पर्श रेखा का समीकरण जरा ध्यान दो, इधर हो जाएगा कितना, होता क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो इधर y1 कितना है, y1 हमारे पास कितना है, y1 है 0 है ना, y1 कितना है 0 और x1 कितना है 7 और ढाल कितना मिल गया 1/20, सबकी वैल्यू रख लो। इधर हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू ढाल कितना हमारे पास 1/20 और इधर हो गया x माइनस x1 कितना है, x1 है 7। ठीक है, 20 ऊपर जाएगा, दिख रहा है ना, 20 ऊपर जाएगा, इधर हो जाएगा 20y बराबर x माइनस 7। ये आ गया हमारा समीकरण, आ गया ना, हो गया समीकरण तैयार। कुछ भी कर लो यार, x इधर ला लो 7 इधर ला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 20y माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0, यह भी समीकरण, यह भी समीकरण। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। इस वक्र का, यह जो वक्र है इसका समीकरण स्पर्श रेखा किस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, 20y माइनस एक्स 20y बराबर x माइनस 7, इस जो ढाल स्पर्श कर रहा होगा उस ढाल का ये समीकरण होगा। समझ में आया? किस पॉइंट पे वो एक्स अक्ष को काटेगा, एक्स अक्ष को किस पॉइंट पे काटेगा, x बराबर 7 पे काटेगा, जब y बराबर 0 होगा। बात समझ में आई? और उस समय क्या निकाल लिया हम, इसका स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की ढाल निकालना समझ में आया ना, ढाल कितना आया 1/20, समझ में आया? सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर। चलो, मतलब कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है इसमें पूछने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछने वाले हैं, देखो उस समय से कितने क्वेश्चन बता चुके, सब में क्या पूछ रहा है, या तो स्पर्श रेखा की ढाल पूछ रहा, ढाल मतलब dy/dx, या फिर dy/dx की वैल्यू दे रहा है, उसके बाद समीकरण, या फिर बिंदु। तीन ही चीज़ पूछ सकता है ना, या तो ढाल, नहीं तो समीकरण, नहीं तो बिंदु। बात समझ में आए? और इस जो एक्सरसाइज है इसमें यही तीनों चीज़ पूछेगा और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है चलने वाले हैं। इसको पहले नोट कर लो, है ना, नोट कर लो इसे, कैसे आया ढाल वगैरह। चलो ठीक है, समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? क्वेश्चन का सबसे पहले क्या किए थे, पहले क्या किए, इसके स्पर्श रेखा का ढाल निकाले और ढाल निकालने के बाद वैल्यू रख दिए तो समीकरण बन गया। समझ में आया? चलो ठीक है, नोट कर लो। तो आज क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, बढ़िया एक्सरसाइज है, तो आप लोग हमारे साथ क्या करना है, बने रहना है। ठीक है, और सारे वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखने हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलो बंद करते हैं आज के लिए, इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।